लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर पे डिस्कस करने जा रहे हैं जिसपे नोट्स पढ़ना आपके लिए काफी कठिन होता है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो कि मेटल जो एज है, जो धातु युग है, जिसमें हमने जो है कांच युगीन सभ्यता को देखा, सैंधव सभ्यता जिसका प्रमुख प्रमाण है, वैदिक सभ्यता आयरन फेज है, वैसे एक चालकोलिथिक यानी तान पाषाण जो संस्कृति है वो भी। सैंधव सभ्यता जहां नगरी संस्कृति है वहां ये संस्कृति जो है वो ग्रामीण संस्कृति है। खैर, हम लोग ये बात अलग करेंगे कि ग्रामीण संस्कृति और नगर जो संस्कृति या नगरी संस्कृति है उसमें क्या अंतर होता है। यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे कि पशुचारी एवं कृषक समुदाय, तो ये जो ऐतिहासिक संस्कृतियां हैं इससे जो है करीब 2 से 3 क्वेश्चंस जो आते हैं, लेकिन वो टफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो जल्दी कहीं पे नहीं मिलते हैं। तो इनमें से कुछ क्वेश्चन जो आ चुके हैं, जो पूछे जाते हैं, वो मैं आपके सामने बताने जा रहा हूं। और सोर्स वही है केसी श्रीवास्तव जी का। तो जब सिंध क्षेत्र के बाहर की बात करते हैं तो देखते हैं कि वो कौन कौन सी संस्कृतियां हैं जो बाहर सिंध क्षेत्र के बाहर रहती थी। तो उसमें जो है कुछ पशुचारी और कुछ ग्राम्य संस्कृतियां हैं, वो उनके बारे में हम देखते हैं। सैंधव सभ्यता आप सबको पता है नगरी सभ्यता थी। इसके पतन के बाद इसके जो नगरी तत्व थे वो नगरी तत्व क्या थे? एक तो नगर नियोजन है, प्लानिंग है, दूसरी भव्य भवन है, बड़े घर है, और भार माप यानी मेजरमेंट और वेइंग सिस्टम दोनों ही यूज होते थे। स्क्रिप्ट, ये सब जो थे सैंधव सभ्यता के अंत के साथ इनका जो है पतन हो चुका था, अंत हो चुका था। इसके विपरीत ग्राम जीवन से संबंधित तत्व जो थे, जैसे खेत जोतने की पद्धति हो, भार ढोने का साधन जैसे बैलगाड़ी है, लोक विश्वास है, प्रथाएं, ये सब अवशिष्ट रही, बची रही। परिणाम स्वरूप भारत में सिंध क्षेत्र के बाहर जो है वो विकसित ग्रामीण संस्कृति यानी विकसित ग्रामीण संस्कृतियों के दर्शन होते हैं। इनको क्या बोला जाता है? ताम्र पाषाण संस्कृति या चालकोलिथिक सिविलाइजेशन, क्योंकि यहाँ संस्कृत के लोग पत्थर के साथ साथ तांबे, इन दोनों वस्तुओं को प्रयोग में ला रहे थे। ये मुख्यतः ग्रामीण समुदाय के लोग थे। यानी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ताम्र पाषाणिक जो सभ्यता है वो किस प्रकार की सभ्यता है, तो आप कहेंगे ग्रामीण सभ्यता है या विकसित ग्रामीण सभ्यता है। इनका प्रमुख उद्यम जो था वो कृषि और पशुपालन था। ध्यान रखिए, जब ये पूछा गया है कृषि और पशुपालन, तो आपको अपने दिमाग में पहली चीज रखनी है कि कृषि पहले है और पशुपालन बाद में है। ये जो प्रेफरेंस है कृषि पहले या पशुपालन बाद में, ये इसलिए रखा गया है कि प्रमुख उद्यम में भी पहले कृषि को रखेंगे, बाद में पशुपालन को। मैंने ये जिक्र इसलिए कहा है क्योंकि जैसे जैसे आप आगे पीछे चलेंगे, वैदिक सभ्यता में आप देखेंगे या पूर्व काल में देखेंगे, लोग पशुचारी ज्यादा हैं, कृषक बाद में। यानी जो चीज वो ज्यादा मात्रा में कर रहे हैं वो आपको पहले रखना है। तो कुल मिलाकर के इन्हें पशुचारी या कृषक समुदाय जो है वो कहा जा सकता है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वे जिन क्षेत्रों में निवास करते थे वहां पे पर्वतीय भूमि एवं नदियां थी। यानी कि पर्वतीय भूमि और नदियां वहीं पे हो सकती जो पूर्णतः मैदानी क्षेत्र ना रहा हो उस समय। और इन समाज की बच्चियां जो हैं वो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग और पश्चिमी महाराष्ट्र और दक्षिणी पूर्वी भागों में दिखाई देती हैं। इस प्रकार से चित्तौड़ का हिस्सा और उदयपुर का हिस्सा, उसके आसपास ये सभ्यता देख सकते हैं। इन निवासियों के द्वारा जो मृदभांड प्रयोग किए जा रहे थे, वो मृदभांड जो है वो अलग प्रकार के होते थे। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में तान पाषाण संस्कृति के जो प्रमुख स्थल हैं वो कौन से हैं? अहाड़, गिलुंड और वालाथल। इसीलिए इनको अहाड़ संस्कृत भी कहा जाता है, वनाज संस्कृत भी कहा जाता है और वालाथल संस्कृत भी कहा जाता है। अहाड़ क्षेत्र जो है वो कहाँ पड़ता है? अहाड़ क्षेत्र उदयपुर जिले में है। उदयपुर जिला जो है राजस्थान में गुजरात बॉर्डर पे पड़ता है, जिसको आप झीलों का शहर भी कहते हैं। फिर बात करते हैं गिलुंड। गिलुंड जो है चित्तौड़गढ़ जो जिला है राजस्थान का, उसमें। यानी गिलुंड संस्कृति चित्तौड़गढ़ से संबंधित है और अहाड़ संस्कृति जो है वो उदयपुर से संबंधित है। चूंकि बनास नदी घाटी में ये सब स्थित है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? इसीलिए इसे जो है
बनास संस्कृत भी कहा जाता है या बनास सभ्यता भी कहते हैं, बनास संस्कृति, क्योंकि इसके जो उत्खनन वाले अवशेष हैं वो बनास नदी के आसपास के क्षेत्र में मिले हैं, इसीलिए इसको बनास संस्कृति, बनास सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। इस कारण इस संस्कृत को अहाड़ और बनास भी कह सकते हैं। यानी अगर आपसे ये पूछा जाए कि अहाड़ संस्कृति और बनास संस्कृति किस प्रकार की सभ्यता है, तो आप कहेंगे विकसित ग्रामीण सभ्यता है। विशेषताओं में देखें तो थोड़ी सी पर्वतीय और नदी वाला क्षेत्र यानी मैदानी नहीं है। इसके अलावा वहाँ के लोग पाषाण और तांबे का यूज कर रहे हैं। उद्यम की बात करें तो पहले कृषक और बाद में पशुचारी हैं। ये दोनों ही चीजें आपको अपने ध्यान में रखनी है, जिसकी वजह से इनकी पहचान होगी। फिर हम लोग बात करेंगे वालाथल। तो उदयपुर के पास में वालाथल जो है एक और प्लेस है, वहीं पे पड़ता है जो आहाड़ के साथ में है, तो इसको वालाथल संस्कृत भी कह सकते हैं। आहाड़ और गिलुंद के जो उत्खनन हुए इसके परिणाम स्वरूप बस्तियों के प्रमाण मिलते हैं। अब एक बस्ती का क्या मतलब हो सकता है? तो बस्ती का मतलब है जब एक निश्चित छोटे से क्षेत्र में एक ही प्रकार के लोग एक ही प्रकार के आवास लगभग में रह रहे हैं, यानी कि किसी की रहने का कोई महल ना हो और कोई बहुत छोटे से घर में ना रह रहा हो, लगभग एक जैसे मकान, उसमें एक जैसी प्रयोग होने वाली सामग्री, लगभग ये शब्द मैं प्रयोग कर रहा हूं, तो उसको बस्ती कहा जाता है। अब इस संस्कृत के लोग अपने मकान जो है गीली मिट्टी यानी जो गारा होता है, गारे को मिलाकर के लगाते थे। गारे के बहुत सारे उपयोग होते हैं। एक तो वो बहुत ज़्यादा ठंडा या गर्म से बचा लेती है, ये सारे गुण उसमें पाए जाते हैं। पत्थर के बीप थे और गारे से उसको भरा जाता था। नींव जो थी, फाउंडेशन, वो पत्थरों से भरी जाती थी और कभी कभी दीवारें जो हैं उनके निर्माण में कच्ची ईंटों का प्रयोग होता था। यानी कुल मिला के गारे का प्रयोग जो है कहीं ना कहीं ईंटें के बनाने में भी किया जा रहा था और पत्थरों के बीच में भरने के लिए भी किया जा रहा था। क्योंकि आपने पढ़ा है कि ये क्षेत्र पर्वतीय है, तो पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्रों में अक्सर नींव जो है वो इसी छोटे छोटे पत्थरों से मिलकर के बनाई जाती है। फिर गिलुंड की बात करें, तो गिलुंड के जो मकान हैं इसके निर्माण में पक्की ईंटों के प्रयोग के साक्ष्य मिले हैं। अब यहाँ पे दो क्वेश्चन आपके सामने आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन जो अभी आपने पढ़ा है, आपने कहा कि सर अभी आपने बताया कि उस समय के लोग कच्ची ईंटों के प्रयोग करते थे, बिल्कुल सही है। तो सामान्य और विशेष दो चीजें हमको समझनी है। सामान्य रूप से वो कच्ची ईंटों का प्रयोग करते थे, विशेष रूप से गिलुंड के लोग जो है वो कहीं कहीं पर पक्की ईंटों का प्रयोग भी करते थे, यानी बेक्ड जो है ब्रिक्स, उसकी बात करते हैं। कुछ मकानों में चूल्हे के अवशेष मिले हैं। चूल्हा जो होता है वो किसी भी संस्कृत सभ्यता का एक महत्वपूर्ण अंग होता है, क्योंकि उससे बहुत सारे संस्कार जो हैं वो सुबह से शाम तक के जुड़े रहते हैं। दीवारों के निर्माण में कभी कभी लकड़ी और बांस दोनों का उपयोग किया जाता था, यानी इससे ये पता लगाया जा सकता है कि वहां पे लकड़ी और बांस की उपलब्धता भी रही होगी, और उसके ऊपर जो है वो छप्पर डाल दिया जाता था। तो आप समझ सकते हैं, इन सब चीजों को जब आप देखते हैं, सुनते हैं, तो आपके मन में आता है कि ग्रामीण सभ्यता का विशेष भाग है गिलुंड। फिर गिलुंड की बात हो रही है, तो जब गिलुंड की बात हम कर रहे हैं, आहाड़ की बात कर रहे हैं, वालाथल की बात कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि गिलुंड का मतलब चित्तौड़गढ़ है, आहाड़ का मतलब क्या है और वालाथल का मतलब क्या है। गिलुंड की खुदाई में स्तंभ गर्त, पोस्ट होल्स के प्रमाण भी मिले हैं। स्तंभ गर्त यानी गड्ढे मिले हैं जहाँ पे स्तंभ लगाए जाते थे। आहाड़ संस्कृत के लोग मूलतः कृषक और पशुपालक थे। अब अगर कृषक और पशुपालक हैं तो पशुपालक होने के नाते और कृषक होने के नाते उनके बीच में किन किन चीजों का उत्पादन हो सकता है, जैसे गेहूं, जैसे जौ, धान, चना, मूंग आदि की खेती कराने। और मैंने कहा पशुपालक हैं तो गाय बैल, भेड़ बकरी, सुअर भैंस इत्यादि ये उनके जीवन में प्रयोग होने वाले जानवर हैं। अब हिरण जो है ये पशुओं का शिकार, यानी उस समय भी हिरण का शिकार वहां के लोग करते थे, राजस्थान के लोग। संस्कृत के लोग अपने मृदभांड चाक पे बनाते थे, यानी कुल लगा करके उस समय की जो तकनीक थी मिट्टी बनाने की वो किस पे आ गई थी, चाक पे आ गई थी। इस प्रकार कई प्रकार के भांड मिले हैं। मुख्य भांड जो है काले तथा लाल रंग के हैं। अब आपसे पूछा जाएगा कि भाई अगर काले और लाल रंग के मृदभांड यूज हो रहे हैं, काले और लाल रंग के, तो इसका जो संबंध है वो किस प्रकार की संस्कृत से हो सकता है।
तो आप कहेंगे सर ये आहार संस्कृति हो सकती है, गिलुंड संस्कृति हो सकती है, और अभी आपने नाम और सुना था बनास, बनास संस्कृत भी हो सकती है। कुल मिलाकर के अगर ये नाम आ जाते हैं तो आप समझ लीजिए कि काले लाल ब्रह्मांड की बात हो रही है। लेकिन अगर धातु और पत्थर की बात करें तो इसको क्या बोलेंगे? ताम्र पाषाणिक, ताम्र ताम्र पाषाणिक। ये जो संस्कृति है ये इस प्रकार की है। तो एक ही चीज से एक ही क्वेश्चन से कई सारे क्वेश्चन निकल करके आते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको बता रहा हूं। कुछ पर जो है सफेद ज्यामिति आकृतियां बनाई गई हैं। ज्यामित का प्रयोग इस चीज का द्योतक है कि वहां के लोग मापने की शैली से कहीं ना कहीं परिचित रहे होंगे। अब हम लोग बात करते हैं दूसरे प्रकार के मृदभांड की, किंतु इस संस्कृत की विशिष्ट पात्र जो है वो काली और लाली है, यानी काले और लाल रंग के मृदभांड जो है विशेष संस्कृति है। अब समय की बात करें तो द्वितीय सहस्राब्दी यानी जो पीरियड ऑफ 1000 ईयर्स होता है, यानी 2000 बीसी का जो समय है, 2000 सहस्राब्दी 2000 साल पहले की ग्रामीण संस्कृतियों में व्यापक रूप से प्रचलन था। आहार में पाषाण उपकरणों के स्थान पे ताम्र उपकरण, सपाट कुल्हाड़ी, चूड़ी, चादरें इत्यादि मिलती हैं। इसका एक नाम जो है ताम्रवती या तांबा वाला स्थान भी है, जिसे सूचित होता है कि यहाँ तांबा मिलता था। राजस्थान में खेतड़ी एक ऐसा जगह है आज भी जहाँ से सर्वाधिक मात्रा में तांबा निकाला जाता है, तो आप उसी से संबंधित देख सकते हैं। यहाँ के निवासी तांबे को अपने घरों में पिघलाकर मनचाही वस्तुएं तैयार करने में निपुण थे। संभव है कि वे अपने तैयार ताम्र पाषाण उपकरण का निर्यात भी करते हों। ठीक है, फिर हम लोग बात करते हैं तांबा और खेतड़ी। अभी मैंने बताया कि राजस्थान में जो खेतड़ी जगह है, खेजड़ी जगह नाम है, ये तांबे के लिए प्रसिद्ध है। इसी के पास गणेश्वर नामक पूरा स्थल है, जिसकी खुदाई में बहुसंख्यक तांबे के उपकरण मिलते हैं। आहार संस्कृति ताम्रवती भी संस्कृति हो गई भाई। इसका जो पीरियड है वो ईसा पूर्व 2500 से 1520 के निर्धारित किया गया है। ये बीसी की बात हो रही है, ईसा पूर्व की बात हो रही है। ताम्र पाषाण का जो दूसरा क्षेत्र है वो मालवा यानी मध्य प्रदेश और राजस्थान का बीच का जो एरिया है, उसी में कॉमन एरिया है, वो मालवा का क्षेत्र है। यहाँ पे कायथा यानी उज्जैन, एरण, नवदा टोली, माहेश्वर, खरगोन जिला, ये कैथा में उत्खनन कार्य जो है वीए वाकाड़कर ने करवाया था। और यहाँ से 3 संस्कृतियों के साक्ष्य मिले हैं: कायथा संस्कृति, आहार संस्कृति और मालवा संस्कृति। यानी 3 संस्कृतियां पाने का मतलब है कि एक बहुत बड़ा समय लगा, बहुत बड़े लोगों के जीवन में परिवर्तन आए, बहुत बड़ी चीजें जो है प्रयोग में लाई गई। मालवा की तान पाषाणी संस्कृति जो है इसका प्रतिनिधि स्थल नवदा टोली है। अगर नवदा टोली की बात करें तो ये एमपी का मालवा क्षेत्र पड़ जाता है। अब तान पाषाणी संस्कृत का सर्वाधिक पश्चिमी स्थल देखें, पश्चिमी स्थल तो महाराष्ट्र में मिलता है, जिसका उत्खनन अनेक सामग्रियों में देखा गया। इसमें जोरवे संस्कृति, नेवासा संस्कृति और दायमाबाद अहमदनगर जिला, चंदोली, सोनगांव, इनामगांव पुणे जिला और नासिक है। कुल मिला के इस प्रकार की संस्कृतियां जो है अपने नाम से जानी जाती हैं। जब आप इन सभी संस्कृतियों को देखते हैं तो इन्हीं नामों से इनको जाना भी जाता है। तो इनको जो है वो जोरवे संस्कृति कहा जाता है, क्योंकि जोरवे जो गोदावरी की जो सहायक नदी है, जोरवे जो है गोदावरी की सहायक नदी प्रवरा नदी के बाएं तट पर स्थित है, इसका प्रतिनिधि स्थल है। यह मालवा संस्कृति से भी प्रभावित है। यह संस्कृति महाराष्ट्र के अधिकांश क्षेत्रों में फैली हुई है। इस संस्कृत के लोग एक विशिष्ट प्रकार के मृदभांड जो है वो चाक पर तैयार करते थे, जिन पर लाल रंग का लेप लगाया गया है और काले रंग की चित्रकारी है। इसमें टोटीदार जलपात्र एवं गोलीदार कटोरा प्रमुख है। कुल मिला के जब जोरवे संस्कृत का नाम आएगा तो आपको तांबा दिखना चाहिए, कृषक समुदाय दिखना चाहिए, ग्रामीण संस्कृत दिखनी चाहिए, काले और लाल रंग के मृदभांड दिखनी चाहिए। सारे शब्दों में जो प्रयोग कर रहा हूं इससे आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। और जोरवे संस्कृति जो है पश्चिमी क्षेत्र में महाराष्ट्र में देखने को मिल रही है। तो आपसे पूछा जाएगा कि क्या जोरवे संस्कृति ग्रामीण संस्कृति है? आप कहेंगे हाँ। आपसे पूछा जाएगा क्या वहां पे काले और लाल रंग के मृदभांड पाए जाते हैं? आप कहेंगे हाँ। इस प्रकार से
ग्रामीण सब जो संस्कृति है उसके तत्व जो है यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। अब इनाम गांव की बात करें तो इनाम गांव बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा है। इनाम गांव से नारी तथा वृषभ की मृण मूर्तियां मिली हैं। ये क्वेश्चन जो है वो इस साल यूपीएससी में भी आया है। अगर बात करें यूपीएससी 25 की बात करें, ठीक है, इनाम गांव, तो आप समझ सकते हैं कि आईएएस में अगर ये क्वेश्चन आया है तो कहां से आ सकता है। और इसका जो समीकरण है वो माता देवी से किया जा सकता है। अब हम लोग ताम्रपाषाण संस्कृति का जो विस्तार है वो पूर्व में कहाँ देख सकते हैं, तो पश्चिम बंगाल के वीरभूमि, अगर पूर्व की बात करें पश्चिम बंगाल के वीरभूमि, बर्दवान, मिदनापुर आदि में दिखाई देता है। यहाँ के प्रमुख उत्खनन स्थल जो है पांडुराजार, ढीवी, महिषाल है। यहाँ क्या होता था, यहाँ प्रमुख रूप से आपको पता है बंगाल आज भी चावल की खेती जो है मिलेगी। अगर पश्चिम बंगाल की बात हो रही तो प्रमुख फसल चावल है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में खैराडी और न्योहान तथा बिहार के चिहान, ये बिहार है, बिहार में चिरांद और सोनपुर आदि से भी संस्कृत के साक्ष्य मिले हैं। यूपीएससी में पीसीएस में अक्सर चिरांद का जिक्र होता है। अगर चिरांद की बात करें तो ये अक्सर पूछा जाता है कि चिरांद जो है वो किस प्रदेश का स्थल है, तो चिरांद जो है वो बिहार में पाया जाने वाला स्थल है। और ये भी जो है किस क्षेत्र से संबंधित है, ये ग्रामीण संस्कृत से संबंधित है। और ये जो है ये ताम्रपाषाण संस्कृत भी है। कुल मिला के चिरांद जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्षेत्र है जिसको कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है और ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। फिर हम लोग बात करते हैं इलाहाबाद के समीप छूसी हवेलिया ग्राम की खुदाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास विभाग द्वारा कराई जा रही। इसमें प्रोफेसर वीडी मिश्र की सूचना के अनुसार यहाँ ताम्रपाषाणी जो संस्कृति है इसके 2 चरण परिलक्षित होते हैं। पहले चरण में लोगों को लोहे की जानकारी नहीं थी, जबकि दूसरे चरण में उन्हें लोहे का ज्ञान हो गया। कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो कांसा, तांबा ये सब एक आपस में देखे जाएंगे, लेकिन लोहे की संस्कृति बाद की संस्कृति है। यानी अगर लोहे का प्रमाण देखने को मिलता है तो हम बात करते हैं वैदिक युग के बाद की। इस प्रकार की संस्कृत का जो समय काल होता है वो धीरे धीरे विकसित हुआ काल होता है। एक स्पीड से, बहुत स्पीड से ये विकास जो है वो नहीं हो पाता है। तो यहाँ काफी बड़े क्षेत्रों में लोग पाए गए और इस संस्कृत का जो काल है 1500 से 700 ईसा पूर्व है। अब हम दक्षिण भारत की बात करें, पूर्वी पश्चिम हो गया, तो दक्षिण भारत में ये जो ताम्रपाषाणिक संस्कृति है इसके प्रमाण मिलते हैं। और कहाँ मिलते हैं, कृष्णा तथा तुंगभद्रा नदी के दोआब क्षेत्र में। ये कृष्णा तुंगभद्रा क्षेत्र जो है अपने आप में बहुत फर्टाइल लैंड रहा है। ब्रह्मगिरी, मास्की, पिक्कलीहल, संकनकुल्लू, नागार्जुन कोंड आदि इन संस्कृतियों को समानतः ईसा पूर्व 2300 से 900 के बीच माना जाता है। इस प्रकार ताम्रपाषाणी संस्कृतियों का जो वितरण है सिंधु क्षेत्र के बाहर भारतीय भूभाग के अत्यंत विस्तृत क्षेत्र में मिलता है। इसके कुछ समान अभिलक्षण दिखाई देते हैं। सभी संस्कृति ग्रामीण हैं। इनके निवासियों का मुख्य उद्यम क्या है, वही है कृषि और पशुपालन। वे अपने मकान जो है वो मिट्टी के गारे, घास फूस, बांस बल्ली आदि की सहायता से लगाते थे। आहाड़ की बात करें, आहाड़ में पत्थर के घरों, ये इंपॉर्टेंट है जो आपने पढ़ा था। आहाड़ में पत्थर के घरों और गिलुंड में पकी हुई ईंटों के प्रयोग के साक्ष्य मिलते हैं, जो कि आप पढ़ चुके हैं। मकान जो है वो आयताकार भी है और वर्गाकार भी है और गोलाकार भी है। इन सब चीजों से ये पता चल सकता है कि भाई उनकी ज्यामिति में एक विशेष रुचि रही है। इनाम गांव से मिट्टी की बनी नारी मूर्ति से पता चलता है कि वे माता देवी की पूजा करते थे। राजस्थान और मालवा क्षेत्र से वृषभ मूर्तियां मिली हैं। इनसे सूचित होता है कि धार्मिक मान्यता भी प्राप्त थी। ईसा पूर्व 2000 से इन संस्कृतियों में काले और लाल रंग के मृद भांडों का निर्माण व्यापक रूप से होने लगा था। कुल मिला के ये सारे क्वेश्चन आपको आने वाले समय में देखने को मिलते हैं। कुछ क्वेश्चन यूपीएससी में इसी साल आपको देखने को मिले हैं। मालवा संस्कृत के काले रंग से चित्रित लाल रंग के मृदभांड सर्वोत्कृष्ट माने गए। अब ये एक नया पॉइंट है कि मालवा संस्कृतियों के जो मृदभांड है वो सर्वोत्कृष्ट हैं। तो आपसे यहाँ पे क्वेश्चन बन जाएगा कि अगर हम ताम्रपाषाणी संस्कृत की बात करते हैं तो वो स्थान कौन सा है जहाँ के मृदभांड जो है काले और लाल रंग के वो सर्वोत्कृष्ट माने जाते हैं। तो आंसर हो जाएगा मालवा। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य मृदभांड भी मिले हैं जो टोटीदार और घोड़ेदार लोटे, कटोरे, थालियां आदि हैं।
और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं दैमाबाद। तो दैमाबाद ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पीसीएस से और यूपीएससी से बहुत सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं। दैमाबाद से कांसे के उपकरण प्राप्त होते हैं। कुछ विद्वान दैमाबाद संस्कृत पे सैंधव प्रभाव मानते हैं और ये बात कुछ जगह पे सही भी सिद्ध होती हुई दिखाई पड़ जाती है। दैमाबाद हमेशा से इंपॉर्टेंट प्लेस, यहाँ से बस्ती के दुर्गीकरण और पालिका के आवृत होने के भी साक्ष्य मिलते हैं। ताम्रपाषाण काल के जो निवासी हैं वो पत्थर और तांबे के उपकरण बनाने में निपुण लगते थे। मालवा और जोरवे संस्कृत के लोग वस्त्रों की कताई बुनाई भी करते थे। तो जैसे ही जोरवे शब्द आता है आपका ध्यान महाराष्ट्र की ओर जाना चाहिए। अहाड़ और गिलुन का नाम आता है, बालाथल का नाम आता है तो आप चले जाते हैं राजस्थान की तरफ। वीरभूमि की बात आती है तो आप चले जाते हैं पश्चिम बंगाल। दक्षिण भारत में ताम्रपाषाण की बात करेंगे तो आप चले जाते हैं कृष्णा गोदावरी के, कृष्णा और तुंगभद्रा के दोआब क्षेत्र में। वे अपने मृतकों को अस्थि कलश में रख करके घरों के भीतर गाड़ते थे। ये एक अलग पॉइंट हो गया, इसको आप नोट कर सकते हैं कि भाई इनके यहाँ जो मृत्यु का दफनाने की, समाधि देने की, जलाने की जो प्रथा है वो किस प्रकार की है। अस्थि में अस्थि कलश भरकर भीतर गाड़ते थे। तो कैसे गाड़ेंगे, काट के नहीं गाड़ेंगे, जला करके जो राख है वो उसको कलश में रख करके उसको गाड़ेंगे और उनके साथ दैनिक उपयोग की कुछ वस्तुएं भी जो हैं वो रखी जाती थी। कुल मिला के इन सब चीजों से ये पता चलता है कि वो दूसरे जीवन में भी यानी पारलौकिक जीवन में विश्वास रखते थे। अब हम बात करते हैं भारत के मध्य और पश्चिमी क्षेत्रों में ताम्रपाषाणी संस्कृतियां जो हैं वो ईसा पूर्व 1200 तक विद्यमान रही, जबकि जोरवे संस्कृति यानी महाराष्ट्र 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक अस्तित्व में रही। ऊपरी गंगा घाटी और गंगा यमुना के दोआब वाले क्षेत्रों में एक विशेष प्रकार के वर्धन मिलते हैं जिन्हें गैरवर्णी मृदभांड या ऑकर कलर्ड पॉटरी ओसीपी कहा जाता है। अनेक ताम्र निधियां भी पाई गई हैं। गंगा यमुना दोआब से सबसे पहले जो ताम्र निधि यानी कॉपर होर्स मिले हैं, इसमें 2 धार वाली कुल्हाड़ियां हैं, हारपून मिला है, फरसे मिले हैं, भाले मिले, दुसंगी तलवार आदि शामिल हैं। कुल मिला के जब ये हथियार आप पा जाते हैं तो आप पता लगा सकते हैं कि वहां पे सुरक्षा या आक्रमण इसकी भी व्यवस्था कहीं ना कहीं बड़े लेवल पर की गई होगी। इसका काल ईसा पूर्व 2000 से 1500 समानता स्वीकार किया जाता है और इसके बाद की जो पात्र परंपरा है वो चित्रित धूसर या पेंटेड ग्रे वेयर है, जिसका संबंध जो है लोहे से जोड़ा जाता है। जब चित्रित धूसर की बात आती है तो ये मान लिया जाता है कि ये उत्तर वैदिक काल की बात होती है। आज हमने इस ग्रामीण संस्कृत को पढ़ा, ताम्रपाषाणी संस्कृति, तांबा संस्कृति, गिलुंड, अहाल, वालाथल, वीरभूमि, कृष्णा, तुंगभद्रा, जोरवे, ये सारे नाम पढ़े। तो अब हमारे जो क्वेश्चंस होंगे आने वाले दिनों में वो इन्हीं सब चैप्टर से जोड़ करके देखे जाएंगे। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।